हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा उसकी अलग अलग क्लास शुरू करा दी गई है। ये इकोनॉमिक्स की 5वीं क्लास है, भारत में गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया। आज हम भारत में गरीबी के बारे में जानेंगे। गरीबी से जुड़े हुए सब चीज़ों को हम यहाँ पर एक साथ देखेंगे। कौन कौन सी समितियाँ गरीबी के लिए बनाई गई थी, गरीबी का पैमाना क्या है और गरीबी का निर्धारण कैसे भारत में किया जाता है। यहाँ से जुड़े क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है क्वेश्चन इसको जब हम ध्यान नहीं देते हैं इसलिए क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं। इसलिए आज हमें भारत में गरीबी के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से जानने को ज़रूरत है और कौन कौन सी समितियां हैं जो गरीबी के निर्धारण में भारत में काम करती आई हैं और कैसे उसका निर्धारण किया जाता है। क्योंकि 69 बीपीएससी का जो पेपर 30 सितंबर को है और टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें जो है हर चैप्टर को सिलेबस के अनुसार जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के अनुसार हमें वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बस आपको लगातार देखते रहना है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन की भी मैं चर्चा करूंगा कि भारत में गरीबी जुड़े हुए क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कौन कौन से आए हुए हैं। शुरू करते हैं, हम लोग भारत में गरीबी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कितनी है, गरीबी के कितने प्रकार होते हैं। क्या देखिएगा, गरीबी के 2 प्रकार हैं, एक है निरपेक्ष गरीबी और एक है सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। तो 2 तरह की गरीबी हमारे देश में पाई जाती है। अगर आपसे बहुत सिंपल पूछा जाए कि भारत में गरीबी का निर्धारण जो किया जाता है, गरीबी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की गरीबी पाई जाती है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। ठीक है, और निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं और सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। तो बहुत सिंपल समझिएगा कि निरपेक्ष गरीबी उसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल निर्धन हो, जो निर्धन हो और जिसके पास कोई भी बुनियादी सुविधा ना हो। जैसे बुनियादी सुविधा क्या क्या होता है, जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है, तो ऐसी गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, क्योंकि ये जीवन का जो मूलभूत चीज़ें होती है वो उनको प्राप्त नहीं होती हैं। और इसका अनुमान जो होता है वो प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर पर लगाया जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक जो ये बुनियादी सुविधाएं हैं जिसकी चर्चा मैंने किया है, ये अभी भारत में हर आदमी तक नहीं पहुंच पाई हैं। जो भारत का अंतिम व्यक्ति जिसे कह सकते हैं, समाज का जो अंतिम व्यक्ति होता है, एससी एसटी, महिलाएं, विकलांग, ठीक है, ट्रांसजेंडर, इन सब तक ये बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये हमें अच्छे से जानने की ज़रूरत है। भारत में निरपेक्ष गरीबी जो होती है, याद रखिएगा, इसी को गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो बीपीएल होता है वो बीपीएल में निरपेक्ष गरीबी का ही अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए भारत में निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन की अवधारणा का प्रयोग किया, जो मैंने आपसे बताया बीपीएल के बारे में। तो बीपीएल का जो निर्धारण किया जाता है वो बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है और निरपेक्ष गरीबी को ध्यान में रखकर ही इसको निर्धारण उसका किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होता है? तो सापेक्ष गरीबी ये होती है कि मूलभूत चीज़ें तो उपलब्ध रहती हैं लेकिन अन्य चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मूलभूत चीज़ें रहती हैं लेकिन समाज में आय और उपभोग का जो स्तर होता है वो कम होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं, जो है याद रखेगा, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं या सापेक्ष गरीबी के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो सापेक्ष गरीबी होती है उसको मापने के लिए 2 पैमाना, 2 वक्र होते हैं, एक लॉरेंज वक्र और दूसरा होता है गिनी गुणांक। ये दोनों के द्वारा ही सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। ये लाइन आप जरूर इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी में मैंने देखा है, पूछा गया है कि भारत में गरीबी के जो सापेक्ष गरीबी है उसको किस वक्र के आधार पर नापा जाता है, तो लॉरेंज वक्र के आधार पर नापा जाता है। दूसरा है गिनी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में के लिए पूछा जाए कि लॉरेंज वक्र किसके निर्धारण के लिए होता है, तो सापेक्ष गरीबी के निर्धारण के लिए होता है, और गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ये भी सापेक्ष गरीबी के लिए ही किया जाता है। तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। अब हम लोग गरीबी के कारणों की अगर चर्चा करें तो गरीबी का
जो दुष्चक्र होता है वो क्या है और भारत में गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि भारत में गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है संसाधनों का अभाव। अच्छा, गरीबी का कारण देश के लिए भी हो सकता है और एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी देश के पास संसाधनों का अभाव है तो वो देश गरीब होगा ही। जैसे नेपाल देख लीजिए, अब श्रीलंका को देख लीजिए, या बुरुंडी, युगांडा जैसे देश देख लीजिए, बहुत गरीब क्यों हैं? क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव होता है। तो व्यक्ति के लिए भी वही नियम लागू है और देश के लिए भी वही है। कम उत्पादन, अगर किसी देश में कम उत्पादन हो रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा जो कम उत्पादन करता है तो वो गरीब होगा, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों का कम होना, अगर किसी देश में आर्थिक गतिविधियां कम हो रही हैं या किसी परिवार में आर्थिक गतिविधियां कम हो रही हैं तो परिवार हो चाहे वो देश हो वो गरीब होगा ही। इसके अलावा रोजगार का कम होना, गिरावट होना, चाहे व्यक्ति के लिए चाहे परिवार के देश के लिए होगा, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है गरीबी का। कम आय का होना, ये भी एक बड़ा कारण है, आपको पता ही है। कम बचत, अगर हम बचत नहीं करेंगे, अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो ये भी गरीबी का एक कारण माना जाता है। अगर मान लो कभी मुसीबत में अगर पैसा न हो तो हम और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और किसी से लोन लेंगे, किसी से पैसा लेंगे तो और ज़्यादा गरीबी के हम दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसके अलावा है कम निवेश। कम निवेश भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का होता है। अगर कहीं किसी देश में निवेश ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ गरीबी का जो स्तर है वो कम हो जाता है। अगर इन्वेस्ट नहीं होता है तो गरीबी का स्तर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और एक है आपका गरीबी, मतलब कहना है कि मतलब यह है कि गरीबी हमारे उस देश में जो अगर विरासत के रूप में मिलती है, अगर देश गरीब है तो आने वाली पीढ़ी भी गरीब होगी। तो गरीबी के कई कारण हैं। अगर इसको मेंस में भी लिखा जा सकता है और पीटी में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, गरीबी के क्या क्या कारण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गरीबी रेखा की जो गणना की जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी रेखा की गणना, जिसे हम बीपीएल कहते हैं, इसका कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य की साझेदारी के साथ, राज्यों के साथ साझेदारी की जाती है। और भारत में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बीपीएल का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आय के आधार पर गरीबी का निर्धारण नहीं होता है, उपभोग के आधार पर, जो लोग खाते हैं उपभोग के आधार पर भारत में गरीबी का निर्धारण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और दूसरा, आय की तुलना में उपभोग एक बेहतर मापदंड माना जाता है, पैरामीटर माना जाता है गरीबी के निर्धारण के लिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत में गरीबी का निर्धारण क्या है तो आय का स्तर नहीं है, उपभोग का स्तर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद है कि भारत में वर्तमान में गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सिंपल सर्वे द्वारा कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। तो गरीबी का जो निर्धारण होता है वो नीति आयोग करता है, लेकिन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सहयोग से और एनएसएस जो है एनएसएस के सहयोग से के आंकड़ों के आधार पर ही गरीबी का निर्धारण भारत में किया जाता है। इतने ही लाइन से आपसे 3-4 क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में गरीबी के लिए कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनाई गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि गरीबी जुड़ी हुई प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। पहली है डी.आर. गाडगिल समिति। डी.आर. गाडगिल समिति 1962 में बनाई गई थी। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। और गाडगिल ने बताया था कि भारत में गरीबी का जो प्रतिमा है, जो 20 रुपये, अगर उपभोग नहीं हो रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। ये 1962 में बताया था कि अगर एक व्यक्ति 20 रुपये से कम कमाता है, कम उपभोग करता है, मतलब खा लेता है, नहीं खा पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपसे अगर पूछा जाए डी.आर. गाडगिल समिति का स्थापना कब, मतलब की शुरुआत, मतलब कि उसको स्थापित कब किया गया था, तो 1962 में। और इसने कितना बताया था, गरीबी का पैमाना 20 रुपये। और ये जो है ये भी पूछा जा सकता है कि गाडगिल समिति का संबंध किससे है, तो भारत में गरीबी के निर्धारण से है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है दूसरी समिति है डांडेकर और रथ फार्मूला। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1971 में ये जो है समिति बनाई गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के आंकड़ों पर आधारित इन्होंने वैज्ञानिक विधि से गरीबी के निर्धारण का कार्य इन्होंने काम किया था, ठीक है। और इन्होंने जीवन निर्वाह, लिविंग और बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के स्थान पर न्यूनतम कैलोरी, इन्होंने कैलोरी को गरीबी का निर्धारण माना। लेकिन इनसे एक गलती ये हो गई कि इन्होंने, चाहे वो ग्रामीण हो
और चाहे वो शहरी हो, दोनों के लिए इन्होंने उपभोग जो है 2250 कैलोरी पर दिन को इन्होंने गरीबी का ईंधन मान लिया। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अलग होना चाहिए था और शहरों में अलग होना चाहिए था, लेकिन गाँव और शहरों को उन्होंने एक साथ मिला दिया और 2250 कैलोरी पर दिन बताया था। किसने? ये बहुत महत्वपूर्ण है, डांडेकर रथ फार्मूला के अनुसार। ये गरीबी के ईंधन का दूसरा जो है ये समिति बनाई गई थी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है, याद रखना। नेक्स्ट है वाई के अलग समिति, ये 1979 में बनाई गई थी और इस समिति के सुझाव पर ही भारत में, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इस समिति के सुझाव पर ही भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया है। शहरी क्षेत्रों में, याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी है का निर्धारण किया जाता है वो 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। आज यही गरीबी का निर्धारण माना जाता है, क्योंकि शहरों में लोग कम काम वाम करते हैं तो वहाँ कैलोरी की आवश्यकता कम है, और गाँव में ज़्यादा है क्योंकि लोग काम करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वहाँ कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गाँव और शहरों में कैलोरी का निर्धारण करने के लिए अलग अलग किसने कहा है, तो वाई के अलग समिति ने कहा है। उसी की सिफारिश के आधार पर ये हमारे यहाँ निर्धारण उपभोग व्यय पर किया गया है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका जो है लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता है और वहाँ डेली हम क्लास भी लेते हैं, तो आप क्लास भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है DT लकड़वाला समिति। ये बहुत फेमस समिति है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2 क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा। और इन्होंने गरीबी के निर्धारण के लिए शहरों और गाँव के लिए अलग अलग जो है सूचकांक बना दिया। तो शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि मजदूरों के लिए अलग अलग बनाने का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आया, पूछा गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चल करके 2004 में तेंदुलकर समिति की स्थापना की गई। बहुत फेमस समिति थी तेंदुलकर समिति। 2004 में बनाई गई और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति ने क्या कहा है? तो इन्होंने गरीबी सूचकांक ये बताया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ प्रतिदिन, याद रखिएगा, प्रतिदिन जो है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में, और प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपया शहरी क्षेत्रों में अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है। और इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो 25.7% है, ये आपसे आंकड़ा पूछा जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने बताया 13.7% गरीबी है शहरी क्षेत्रों में, और पूरे भारत में इन्होंने गरीबी बताया था 21.9%। ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि तेंदुलकर समिति ने गरीबी का कितना आकलन बताया था। 2004 में जब ये कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, और 2009 में जब इसने अपनी रिपोर्ट दिया था तो उस समय भारत में कितनी गरीबी थी, ये आपसे ये पूछा जाएगा कि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितनी गरीबी थी। तो 21.9% गरीबी थी, ये आपको आंकड़ा याद रखना है। इसके बाद है सी रंगराजन समिति, 2012 में बनाई गई योजना आयोग के द्वारा, और 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रति व्यक्ति प्रति माह 972 रुपये, और जो है शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 1407 रुपये अगर कमाता है तो गरीबी रेखा से बाहर है। इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो 30.9% है, और शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीब है शहरी क्षेत्रों में। और इन्होंने बताया पूरे भारत में जो गरीबी का जो आकलन है वो है 29.9%। तो तेंदुलकर समिति ने कुछ और आंकड़ा दिया और सी रंगराजन समिति ने कुछ और आंकड़ा दिया है गरीबी के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये 2010 में बनाया गया था विश्व बैंक की मदद से, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और के सहयोग से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का निर्धारण किया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बहुआयामी गरीबी का शुरुआत किसने किया है, तो विश्व बैंक ने। कब किया? 2010 में किया है। और इसके सूचकांक कितने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये टेबल आपको याद रखना है।
तो बहुआयामी गरीबी का निर्धारण जो किया जाता है वो 3 संकेत के आधार पर होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह। यही 3 के आधार पर गरीबी निकाली जाती है। अब शिक्षा में 2 चीज़ें हैं, स्कूलिंग वर्ष और उपस्थिति, अटेंडेंस। स्वास्थ्य में 2 चीज़ें हैं, बाल मृत्यु दर और पोषण, न्यूट्रिशन है। और जीवन निर्वाह के अंतर्गत क्या क्या है, तो पेयजल है, घरेलू ईंधन है, स्वच्छता है, बिजली है, संपत्ति है और धरातल, ठीक है, फ्लोर। अगर ये चीज़ें किसी के पास हैं तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। तो टोटल 10 संकेतकों के अंतर्गत 3 आयाम में बहुआयामी गरीबी निकाली जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह। और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए हमें बहुत डिटेल में इसको जानने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हम लोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग जो है जारी करता है। और भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार में, फिर झारखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर मेघालय और आसाम में। तो बहुआयामी गरीबी जो है भारत में टॉप 5 राज्य कौन हैं, ये मैंने एक डायग्राम बना के बता दिया है। इसको भी अच्छे से आप लोगों को याद करना है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रमुख क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निर्धारित निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी पर दिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो शहरी क्षेत्रों में जो है कितना जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, अभी मैंने आपसे चर्चा किया है। दूसरा है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। याद रखिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता का जो आकलन होता है वो परिवार के, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, परिवार के उपभोग व्यय पर के आधार पर होता है। अगर कभी अभी आपसे पूछा जाए कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो उपभोग व्यय के आधार पर होता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया 2400 कैलोरी की आवश्यकता यहाँ होती है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी का परिभाषा है वो कैलोरी प्राप्ति के आधार पर है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित क्या क्या है। तो बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है उनमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और जीवन स्तर भी है, तीनों है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी मैंने इसकी चर्चा आप लोगों से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो मानव विकास का जो सूचकांक का जो हिस्सा नहीं है वो क्या है, तो सकल नाम निवेश दर, ये उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। ये भी मैंने आपसे बात किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई है, अप्रैल 2002 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। और यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यूएनडीपी ही मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, भारत के लिए भी जारी करती है और पूरे विश्व के लिए जारी करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और नोट्स बनाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।